आखिर स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात्रि होने पर गीला हो जाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी दर्शक बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आखिर एक स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जो रात्रि होने पर गीला हो जाता है। दर्शक बंधुओं, मुझे पता है कि आपको यह बात अजीब अवश्य लगेगी, परंतु श्रोता बंधुओं, आज इस कहानी को यदि आपने पूरा सुन लिया तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि आखिर एक स्त्री का ऐसा कौन सा अंग होता है जो रात्रि को गीला हो जाता है। दोस्तों, आप सभी श्रोता बंधुओं से मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस कहानी में एक बुनकर और उसकी पत्नी की कहानी सुनाऊंगा। श्रोता बंधुओं, ये कहानी त्रिया चरित्र की बड़ी ही मजेदार कहानी है और इस कहानी के अंत में आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर एक स्त्री का ऐसा कौन सा अंग होता है जो रात्रि होने पर गीला हो जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप सभी के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। आइए, आप सभी श्रोता बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस रोचक और अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, किसी गांव में एक बुनकर और उसकी पत्नी रहा करते थे। जो बुनकर था वह हर समय नशे की हालत में पड़ा रहा करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, बुनकर और उसकी पत्नी शाम के समय शहर की तरफ जा रहे थे। उसी समय ठीक रास्ते में उनकी भेंट एक साधु से होती है। दोस्तों, जब साधु से उनकी भेंट होती है तो बुनकर और उसकी पत्नी दोनों साधु के पैरों में ढोक देते हैं और उसके बाद वे साधु उस बुनकर से कहता है कि भाई, मैं बड़ी दूर से परिश्रम कर कर यहां तक पहुंचा हूं और अभी मुझे बहुत आगे जाना है। देखो, रात्रि भी हो चली है। मैं चाहता हूं कि आज की रात्रि यदि आपका घर कहीं यहीं नजदीक हो तो वहीं बिता लो। दोस्तों, अब जैसे ही बुनकर ने उस संत के मुंह से इस बात को सुनी तो बुनकर ने संत से कहा कि महाराज, धन्य हो सौभाग्य हमारे जो आप जैसे ऐसे विद्वान संत का हमारे घर में आना आगमन हुआ। आइए, आप हमारे घर में चलिए। आपका वहां पर हम अच्छे से सम्मान और सेवा करेंगे और सुबह होते ही वापस चले जाना। दोस्तों, उसके बाद वह बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, चलो तुम इस संत महाराज को हमारे घर ले जाकर इनके एक कक्ष में अच्छे से बिस्तर लगाकर इन्हें भोजन पान कराओ। तब तक मैं शहर जाकर मदिरा पीकर आता हूं। दोस्तों, वह जो बुनकर की पत्नी थी वह अपने चरित्र से एक चरित्रहीन स्त्री थी। दोस्तों, वह बुनकर की पत्नी बुनकर के अलावा किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती थी। दोस्तों, उसके बाद वह बुनकर शहर की तरफ मदिरा पीने के लिए चला जाता है और बुनकर की पत्नी उस संत को अपने साथ अपने घर ले जाकर एक कक्ष में उसके लिए चारपाई बिछा देती है और उसमें उस संत को बिठा देती है। उसके बाद रसोई घर में जाकर फटाफट जल्दी जल्दी से भोजन बनाने लगती है। दोस्तों, क्योंकि आज रात्रि को उसे अपने प्रेमी से मिलने के लिए भी जाना था। दोस्तों, किसी ने सत्य कहा है, जब आसमान काले बादलों से घिरा हो, घर पर कोई ना हो, स्त्री अकेली हो, तो वह समय प्रेमी से मिलने का होता है। दोस्तों, इसी तरह से वह बुनकर की पत्नी अब तो बस उस संत को अच्छे से भोजन खिलाकर और जल्दी जल्दी भोजन बनाती है और उसके बाद
उस संत के सामने भोजन परोस देती है और संत को भोजन खिलाने के बाद अपने प्रेमी से मिलने जाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। मित्रों, तैयार होने के बाद वह बुनकर की पत्नी उसी जंगल के रास्ते होकर दौड़ी दौड़ी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। तभी वह क्या देखती है कि सामने से बुनकर आ रहा था। दोस्तों, जब उसने अपने पति को सामने से नशे की हालत में धक्का खाते हुए आते देखा तो उसके सर से पसीने छूटने लगे। उसने सोचा कि यदि कहीं आज इसने मुझे देख लिया तो आज तो मुझे मारकर ही छोड़ेगा। मित्रों, अब तो क्या था, बुनकर की पत्नी अपने पैरों से उल्टे पांव अपने घर की तरफ दौड़ती हुई आती है, परंतु बुनकर ने अपनी पत्नी को कहीं जाते हुए सज धज कर देख लिया था। मित्रों, अब तो जैसे ही बुनकर अपने घर आया तो बुनकर ने देखा कि उसकी पत्नी पहले जैसी ही थी, और अभी जब उसने थोड़ी देर पहले देखा तो उसकी पत्नी पूरी तरह से सज धज कर कहीं जा रही थी। मित्रों, अब तो बुनकर ने नशे की हालत में अपनी पत्नी से पूछा, हे भाग्यवान, मुझे सच सच बता दो, अभी तुम सज धज कर कहां जा रही थी? मित्रों, उसके बाद बुनकर की पत्नी ने बुनकर से कहा, अजी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो कहीं भी नहीं गई, मैं तो यहीं थी। मित्रों, तभी बुनकर ने कहा कि नहीं, मुझसे मेरे कुछ गांव के मित्रों ने भी कहा है कि तुम मेरे घर से बाहर जाने के बाद किसी अन्य पुरुष से मिलने के लिए जाती हो। हे भाग्यवान, और आज तो मैंने अपनी आंखों से स्वयं देख भी लिया। बताओ, आखिर तुम कहां जा रही थी? मैं नशे में जरूर हूं, लेकिन अंधा नहीं हूं। दोस्तों, अब तो क्या था, बुनकर की पत्नी ने बुनकर को कुछ भी नहीं बताया। उधर बुनकर ने नशे की हालत में गुस्सा होकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर लाकर घर के बाहर एक खंबे से बांध दिया। मित्रों, अब अपनी पत्नी को खंबे से बांधने के बाद बुनकर अपनी पत्नी से पुनः कहता है कि बताओ आखिर बात क्या है? मित्रों, परंतु बुनकर की पत्नी ने सोचा, यदि इसे सच सच बता दिया तो ये तो मेरे साथ मेरे प्रेमी को भी मार देगा, इसे ना बताना ही भलाई होगी। मित्रों, अब तो बुनकर के लाख बार पूछने पर भी बुनकर की पत्नी बुनकर को कुछ नहीं बताती है। श्रोता बंधुओं, अब तो बुनकर परेशान होकर अपने माथे को पीटता हुआ घर के अंदर जाकर सो जाता है। उधर जो वे साधु महाराज थे, वे अपने कक्ष में बैठे बैठे इस सारे नजारे को, त्रिया के नजारे को देख रहे थे। श्रोता बंधुओं, अब कुछ देर बाद बुनकर घर से बाहर निकल कर आया और उसने आकर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगाकर कहा कि हे चरित्रहीन, हे बेश्या स्त्री, अब तो मुझे सच सच बता दो, आखिर बात क्या है? दोस्तों, इस बार भी बुनकर की पत्नी बुनकर को कुछ नहीं बताती है। तभी बुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, यदि इस बार तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। दोस्तों, उसके बाद यह कहकर नशे की हालत में वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। मित्रों, उधर वहीं थोड़ी देर बाद उस बुनकर की पत्नी की एक सहेली आती है, जो बुनकर की पत्नी का हर काम में साथ दिया करती थी, और उसकी वह सहेली एक कारीगर की पत्नी थी। दोस्तों, जब वह कारीगर की पत्नी बुनकर की पत्नी के पास आती है तो वह कहती है कि हे सहेली, तुम्हें यहां पर आखिर किसने बांधा? दोस्तों, तभी बुनकर की पत्नी कहती है कि हे बहन, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे पापी पति ने मुझे यहां खंबे से बांध दिया है और अब बार बार मुझसे मेरे प्रेमी के बारे में पूछ रहा है। तुम्हें तो पता ही है, यदि मैंने इसको कुछ भी बता दिया तो ये मेरे साथ साथ मेरे प्रेमी को भी मार देगा। दोस्तों, तभी वह कारीगर की पत्नी बुनकर की पत्नी से कहती है कि बहन, हाँ,
तुम्हारे कहने से मुझे याद आया, तुम्हारा प्रेमी जंगल के बीच में वट वृक्ष के पास खड़ा है और वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें जाना ही होगा। दोस्तों, उसके बाद बुनकर की पत्नी अपनी सहेली से कहती है कि बहन, तुम ही देख लो, इस पापी पति ने मुझे यहां पर बांध रखा है, मैं तो चाहकर भी वहां नहीं जा सकती, अब तो तुम ही कोई रास्ता बताओ। दोस्तों, उसके बाद वह कारीगर की पत्नी बुनकर की पत्नी से कहती है कि बहन ठीक है, तुम चिंता मत करो, ऐसा करो कि तुम मेरे वस्त्रों को पहन लो और मैं तुम्हारे वस्त्रों को पहनकर यहां पर तुम्हारी जगह बंध जाती हूं, जब तक तुम मेरे इन कपड़ों को पहनकर अपने प्रेमी से मिल आओ। दोस्तों, उसके बाद तो उस बुनकर की पत्नी ने अपनी सहेली के कपड़ों को पहनकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है और उधर वह कारीगर की पत्नी अपनी सहेली बुनकर की पत्नी की जगह उस खंबे से बंध जाती है और अपने सिर को एक लंबे घूंघट से ढक लेती है। मित्रों, यह नजारा वे साधु महाराज उस कुटिया के अंदर बैठे, कक्ष के अंदर बैठे बैठे देख रहे थे। दोस्तों, अब क्या था, थोड़ी ही देर बाद जब बुनकर का थोड़ा नशा उतरता है तो वह बाहर निकल कर आता है और बाहर आकर उस अपनी पत्नी समझकर उससे कहता है कि अरे भाग्यवान, अब तो मुझे सच सच बता दो, तुम्हें पूरी आधी रात्रि हो चुकी है यहां पर बंधे बंधे, यदि अब तुमने सच नहीं बताया तो मैं इस खंजर से तुम्हारी नाक ही काट दूंगा। दोस्तों, अब तो क्या था, बुनकर को इस बात का पता नहीं था कि जिसे वह बोल रहा है वह अब उसकी पत्नी नहीं है बल्कि कारीगर की पत्नी है। मित्रों, अब कारीगर की पत्नी अपने सिर पर लंबा घूंघट ताने खड़ी थी खंबे से बंद कर, वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। उधर उस पापी बुनकर ने नशे की हालत में अपनी पत्नी समझकर उस कारीगर की पत्नी की नाक काट दी। दोस्तों, उधर जहां पर वह खड़ी थी वहां पर खून ही खून हो गया था। मित्रों, अब तो क्या था, नशे की हालत में उसकी नाक काटकर वे वापस जाकर कक्ष में सो जाता है और उधर पीछे से बुनकर की पत्नी अब तो अपने प्रेमी से मिलकर वापस भी आ चुकी थी। जब उसने वापस आकर देखा तो उसने देखा कि उसकी सहेली की उसके पापी पति ने नाक काट दी है। दोस्तों, अब तो फटाफट से उसने अपनी सहेली को खोला और एक दूसरे के वस्त्रों को बदलने के बाद में उस कारीगर की पत्नी ने बुनकर की पत्नी से कहा, अरे बहन, तुम्हारे इस पापी पति ने तो तुम्हें समझकर मेरी नाक काट दी है, अब तुम ही बताओ, मैं तो इस समाज में नाक दिखाने के, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। दोस्तों, उसके बाद वह बेचारी कारीगर की पत्नी वहां से अपनी नाक को पकड़कर अपने घर में जाकर रोने लगती है और सुबह होने का इंतजार करती है। दोस्तों, उधर अब पुनः थोड़ी देर बाद वापस बुनकर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे वेश्या, अब तो मैंने तुम्हारी नाक भी काट दी है और यदि तुमने इस बार मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। दोस्तों, अब तो बुनकर की पत्नी ने अपने त्रिया चरित्र के जाल को रच दिया और मित्रों, किसी ने सत्य कहा है कि स्त्री के ठीक तरह से रचे गए दंभ का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। दोस्तों, अब तो क्या था, बुनकर की पत्नी ने आसमान की ओर देखते हुए, धरती की ओर देखते हुए कहा, हे आसमान, यदि मैं तुझ तक पहुंच जाऊं तो तुझ में समा जाऊं। हे धरती, अगर तू फट जाए तो मैं तुझ में समा जाऊं। हे भगवान, हे मां, ये मेरा पापी पति मुझ पर ना जाने कौन कौन से इंजाम लगा रहा है। यदि मैं एक पतिव्रता नारी हूं तो मेरी कटी हुई नाक पुनः वापस आ जाए और यदि एक मैं वेश्या स्त्री हूं तो मुझे ये धरती फटकर यहीं निगल ले। दोस्तों, उसके बाद यह कहते ही बुनकर की पत्नी ने अपने घूंघट को उठा दिया। तभी बुनकर ने देखा कि उसने जो अपनी पत्नी की नाक काटी थी वह तो पुनः ठीक हो चुकी है, परंतु उसे सच्चाई का पता नहीं था। दोस्तों,
अब तो बुनकर ने अपनी पत्नी को एक पतिव्रता नारी समझकर उसके पैरों में गिर गया और अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। दोस्तों, उसके बाद बुनकर ने अपनी पत्नी को पुनः अपना लिया। दोस्तों, उधर जो कारीगर की पत्नी थी वह सुबह होते ही अपनी नाक को पकड़कर रसोई घर में बैठ जाती है, क्योंकि वह अपने पति के सामने जाने लायक नहीं बची थी। दोस्तों, उधर उसका पति कारीगर कुछ सामान बनाने के लिए रसोई के पास आता है और रसोई के पास आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भाग्यवान, आज क्या बात है, तुम ना तो मुझसे बिल्कुल बोल रही हो और ना ही कुछ काम कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, लाओ, तुम्हारे पास में मेरा खंजर पड़ा है, तुम उस खंजर को मुझे दे दो, मुझे काम के लिए जाना है। आज मुझे कई सारा काम करना है और कई सारी लकड़ियों को काट कर अच्छे अच्छे चीजें बनानी है। मित्रों, तभी कारीगर की पत्नी ने भी अपने तिर्या चरित्र का जाल रच दिया। कारीगर की पत्नी ने उस खंजर को उठाकर अपने पति की तरफ फेंक कर मारा। यह देखकर कारीगर को गुस्सा आ गया तो कारीगर ने भी अपनी पत्नी की तरफ उस खंजर को फेंक दिया। मित्रों, वह खंजर कारीगर की पत्नी को बिल्कुल नहीं लगा, परंतु कारीगर की पत्नी ने इतना होते ही अपनी नाक को पकड़कर जोर जोर से रोते हुए गांव राज्य की तरफ भाग गई। मित्रों, उसके बाद वहां के राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मेरे पति ने मेरी नाक काट दी है। दोस्तों, उधर वहां के राजा ने कारीगर को अपने पास बुलाया और कारीगर से कहा कि कारीगर, आखिर तुमने अपनी पत्नी की नाक काटी क्यों है, और तुमने ये जुर्म किया है तो तुम्हें कारागार की सजा मिलती है। दोस्तों, उसी समय वहां से वे संत गुजर रहे थे जिसने पूरी रात्रि उस बुनकर के घर में बिताई थी और इस पूरे त्रिया के जाल को देखा था। मित्रों, तभी वे संत उस राजा के महल में पहुंच गए और राजा के महल में जाकर संत ने राजा से कहा कि महाराज, मैं एक संत हूं और मैं अपनी आंखों के सामने गलत निर्णय होते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, उसके बाद संत ने महाराज से कहा कि महाराज, असली सजा का हकदार ये नहीं है, बल्कि असली सजा का हकदार तो इस राज्य के बुनकर और उसकी पत्नी है और इस कारीगर की पत्नी है। दोस्तों, उसके बाद तो उस संत ने उस महाराज को पूरी बात बता दी, राजा को पूरी बात बता दी, और राजा ने पूरी बात सुनने के बाद में उस बुनकर की पत्नी और कारीगर की पत्नी को फांसी की सजा सुना दी। मित्रों, इस तरह से फिर वह कारीगर वहां से बाइज्जत बरी हो गया। दोस्तों, उस संत ने एक बेकसूर की जान बचाकर अपने धर्म और अपने कर्तव्य की रक्षा की है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर स्त्री का वह कौन सा अंग होता है जो रात्रि होने पर गीला हो जाता है। मित्रों, कहा जाता है कि रात्रि होने पर स्त्री के कंठ का हिस्सा पूरी तरह से गीला हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस स्त्री का कंठ रात्रि होने पर गीला हो जाता है वह स्त्री अति भाग्यशाली होती है। दोस्तों, तो इस तरह से ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।